अंग बताएंगे। आज हम लोगों को पहले पढ़ना है क्या, सत्ता की साझेदारी। आपका पॉलिटी का पहला चैप्टर है। आपने हिस्ट्री कर लिया, जियोग्राफी कर लिया, अगला है तीसरा, शायद तीसरा पार्ट है पॉलिटी, इसके बाद चौथा पार्ट होगा इकोनॉमी। ठीक, तीसरे पार्ट में आप आ गए हैं पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए हम किसी भी लोकतंत्र को ठीक ढंग से उचित कार्य प्रणाली और चलाने के लिए, किसी भी लोकतंत्र को उचित कार्य प्रणाली के चलाने के लिए राज्य के 3 अंगों का वर्णन किया जाता है। एक राज्य को माने उसके अंग को 3 भाग में बांटा गया है। एक माने जैसे आप कहते हो संसद के 3 ना, तो वही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इसका वीडियो एक बार हम बना दिए हैं, खूब अच्छे से बताए हैं। एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, वहाँ सब कुछ बता दिए। एक बार फिर हम रिपीट कर देना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसको देख लेना वीडियो जाके, तब क्लियर हो जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका और क्या, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, नियम कानून बनाती है। विधायिका जिसे आप कहते हो जुडिशरी, यानी जज वाले, जज जैसे जज ने क्या किया, नियम कानून बना दिया। कार्यपालिका उसको कार्य को लागू कराएगी। न्यायपालिका न्याय देगी। देखो विधायिका किसे कहेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी जो संसद में नियम कानून बना, वो विधायिका हो गया। जैसे जो भी नियम कानून, मान लो आपको हेलमेट लगाना है, तो हेलमेट लगाने के, जैसे अभी ट्रक वाला नियम आया था, कहाँ से पास हुआ था, संसद से। पूरे देश में कोई नियम कानून लगाना है तो वो कहाँ से पारित होता है, संसद से। अगर मान लो राज्य में कोई नियम कानून पारित करना है तो विधानसभा से। देखो राज्य में और केंद्र में अलग अलग होते हैं। पूरे केंद्र में होता है, उसका नाम होता है संसद, और हर राज्य में होता है क्या, विधानसभा। देखो जैसे संसद होता है वैसे विधानसभा। संसद और विधान, संसद पूरे देश के लिए है, विधानसभा एक एक राज्य के, हर देश का, पूरे देश का एक ही विधान संसद है। संसद भवन केवल एक है, जबकि विधानसभा अलग अलग है। जैसे दिल्ली का विधान, वहाँ का क्या कहते हैं, बिहार का विधानसभा अलग है, हमारे यहाँ का विधानसभा अलग। हमारे यहाँ विधानसभा में सीटों की संख्या अलग होगी, जनसंख्या के आधार पर सीट बांटा जाता है। 403 विधायक होंगे, 403 सीटें हैं। यूपी में कुल विधानसभा सीट कितनी है, 403, जबकि लोकसभा सीट 80। तो 80 सीट, 80 लोकसभा या 80 सांसद चुन के हमारे यहाँ जाते हैं यूपी से। संसद में हमारे यहाँ के कितने सांसद बैठते हैं, 80 सांसद। और विधानसभा में हमारे यहाँ कितने बैठते हैं, 403। विधानसभा का जो पावर होता है वो सांसद से कम होता है। यह केवल कहाँ तक सीमित रहते हैं, राज्य तक ना। जैसे विधायक अभी हाकिम लाल हैं अपने यहाँ का, अपने संसद, अपने विधानसभा के, तो इस विधानसभा के संसद कौन, विधायक कौन है, हाकिम लाल, तो ये केवल अपने विधानसभा के हैं। ठीक, लेकिन अगर सांसद होते तो पूरे अपने इधर एरिया के सांसद वो अकेले होते। तो सांसद का मतलब क्या है, केंद्र में जो बैठते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सांसद। और जो अपने यहाँ से, अपने यूपी से कितने सांसद चुने जाएंगे, तो 80 ना, पूरे उत्तर प्रदेश से 80, जबकि विधायक कितने चुने जाएंगे, 403। तो विधायक ज्यादा चुने जा रहे हैं। ये विधायक कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में। और जो अगर राज्य के लिए कोई नियम कानून बनाना हुआ, केवल राज्य के लिए, तो कौन बनाएगा, सांसद की विधायक, विधायक विधायक कानून बनाएंगे। और अगर मान लो देश के लिए, पूरे देश के लिए कोई नियम कानून बनाना हुआ तो सांसद। ठीक, तो आप समझ गए ये विधानसभा क्या है ना। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका क्या है, जो नियम कानून को बनाती है, जो नियम कानून को क्या करती है, बनाती है। ठीक, विधायिका हो गया। कार्यपालिका क्या है, जो उस नियम कानून को लागू करवाती है ना। अगर आपको ये नियम आ गया कि आप हेलमेट लगाएंगे, बना दिया किसने, विधायिका ने, अब उसको लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका जैसे मान लो पुलिस वाले हैं, या फिर जो ट्रैफिक पुलिस है, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको पकड़ करके चालान काट देगा।
अगर मान लीजिए आपको पकड़ लिया और चालान काट दिया तो आप उसको धो दिए, पीट दिए, तो ऐसी स्थिति में अब आपको कौन था सुनाएगा? दंड, न्यायपालिका। तो यानी ये तीनों अंग एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, समझ गए? यानी विधायिका नियम कानून बनाएगी, कार्यपालिका उस नियम कानून को आपसे करवाएगी, लागू करवाएगी, और अगर आप उसके नियम कानून का उल्लंघन करते हैं तो उस हिसाब तो आपको दंड देने का कार्य न्यायपालिका करेगी। समझ गए? ये तीनों लोकसभा की उचित कार्यप्रणाली के लिए राज्य के ये 3 अंग हैं। रोज लोकसभा के उचित कार्यप्रणाली के लिए ये राज्य के कितने अंग हैं? 3। राज्य यहाँ कहने का सेंस, राज्य का मतलब क्या है यहाँ? देश। राज्य का मतलब यहाँ देश। अब देखिए जो आपको चैप्टर पढ़ना है, ये सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और कहाँ से आई, इस चीज को समझने के लिए आपको 2 देश समझना पड़ेगा। कितने देश को? एक श्रीलंका के विषय में समझना है और एक बेल्जियम। बेल्जियम बेनेक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बेनेक्स। बेनेक्स का फुल फॉर्म होता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। बेनेक्स तो बेनेक्स से याद करना, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। तो ये 3 देश बहुत छोटे छोटे हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग एक ही जगह पे हैं, बेल्जियम भी, नीदरलैंड भी और लक्जमबर्ग। लेकिन हम लोगों को किसको समझना है? बेल्जियम को। हम लोगों को बेल्जियम। ये बेनेक्स के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 3। ये यूरोप महाद्वीप के पश्चिम साइड में। किस साइड में? देखो अगर हम यूरोप की बात करें तो हम अंडर जहां से अब काट रहे हैं ना, उसी को समझना। ये पूरा हम जहां से ये कर रहे हैं, देखो ये रूस किस महाद्वीप का देश है? आधे में से मतलब नहीं है। रूस किसके अंतर्गत आएगा? यूरोप के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी जो कि कहाँ पहुंच जाती है? यूरोप में। इसीलिए अगर किसी देश की राजधानी ना, देखो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। याद करो, रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस, कैसे? कनाडा। ये पढ़ा दिए हैं। तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका 3/4 भाग पड़ता है एशिया महाद्वीप में और 1/4 भाग कहाँ पड़ता है? यूरोप में। लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है? इसीलिए इसे किस महाद्वीप का देश कहा जाता है? यूरोप। क्लियर? 80% है ये कहाँ? एशिया में, और केवल 20% है कहाँ? यूरोप में। तब इसे क्यों कह देते हैं कि यह यूरोप का देश है? क्योंकि इसकी राजधानी यूरोप में है। कहाँ है? अब देखो, अगर यूरोप को देखो तो ये वाला साइड कहलाएगा पूरब, ये कहलाएगा पश्चिम, ये उत्तर और इधर दक्षिण। तो ये देख रहे हो जो ये है, ये ना, ये जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये इससे, यही है बेनेक्स। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग तीनों यही हैं, तीनों के तीनों यही हैं। तो हमको बेल्जियम को पढ़ना है। इसके देखो, बेल्जियम के जस्ट नीचे की तरफ ये है फ्रांस। बेल्जियम के सीमा से लगा कौन है? फ्रांस। और बेल्जियम के इस तरफ कौन है? जर्मनी। और बेल्जियम की इस तरफ कौन है? इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड या ब्रिटेन कह लो। अब ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इसको पढ़ा दिए हैं, वीडियो भी पढ़ा है। आप समझ लो कि जो बेल्जियम है वो कितने ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर। इसके पूरब में जर्मनी है, पश्चिम में यूनाइटेड किंगडम यानी कौन? ब्रिटेन है या लंदन है, या ना ब्रिटेन कह लो या इंग्लैंड कह लो, और इसके दक्षिण साइड में है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। और अगल बगल छोटे छोटे 2 देश और हैं जिनका नाम नीदरलैंड और लक्जमबर्ग है। नीदरलैंड और अब बताओ मैप में जरा, ये पूरब है और ये क्या है? तो यूरोप के किस दिशा में है बेल्जियम? तो बेल्जियम यूरोप के पश्चिम में, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी देश है। कौन सा देश है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक पश्चिमी देश है। बेल्जियम को युद्ध का अखाड़ा कहा जाता है। यूरोप के युद्ध का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है?
ब्रुसेल्स, ये भी प्रश्न पूछता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बताओ, बता लोगे? बेल्जियम के अगल बगल के देशों के नाम जरा बता दो आप। फ्रांस, जर्मनी है, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग। बता लोगे भैया? ज़्यादा आपसे पूछेगा। बेल्जियम है, बेल्जियम के बगल में जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड, यही तीन बताएगा। इधर फ्रांस, इधर जर्मनी, इधर इंग्लैंड। वो जो छोटे छोटे हम बोल रहे हैं वो नहीं देता। कौन कौन नहीं देता? नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड और लग्जमबर्ग नहीं देता। समझ गए? बोलो, कहीं दिक्कत तो नहीं? अब आपसे पूछेगा बेल्जियम के अगल बगल बड़े देशों के नाम बताओ जो उसके बगल यूरोप महाद्वीप में स्थित। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? तो यूरोप। बेल्जियम को यूरोप के युद्ध का अखाड़ा, युद्ध का अखाड़ा। बेल्जियम की तुलना भारत के हरियाणा राज्य से की गई है। किस राज्य से? बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है? हरियाणा। बेल्जियम की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो हरियाणा से भी कम है। हरियाणा की लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है, उससे भी कम किसकी जनसंख्या है? बेल्जियम। 2 करोड़ से भी ज़्यादा होगी इस समय। लेकिन अब जानते रहो कि बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से की गई है अगर आ जाए तो? हरियाणा से। अब देखो इसको कैसे हम समझेंगे, इसमें क्या क्या दिक्कतें रही। मैप हम हटा दें, लिखें हम, बता पाओगे खूब अच्छे से? चलो देख लो, मैप में अगर आप देखोगे ना तो खूब अच्छे से समझ पाओगे कि क्या है। यहाँ देखो, अगर हम बना दें, थोड़ा सा लिखें एक बार, तब आपको समझ में आएगा। और इस बेल्जियम को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2। देखो जैसे मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं, आप समझो, ये मान लो बेल्जियम है। कौन? बेल्जियम। ऐसे ही हम बना रहे हैं बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम ये है। तो इसका देखो, ये पूरा इसका फुल फॉर्म अगर पूछे ना तो इसके बगल के देशों का याद करने का ट्रिक है वेनेक्स। क्या? वेनेक्स। बेल्जियम ये है और उसके बाद नीदरलैंड और कौन? लग्जमबर्ग। नीदरलैंड ऊपर है इसके, कहाँ है? नीदरलैंड। और लग्जमबर्ग इसके कहाँ है? नीचे। लग्जमबर्ग, लग्जम, 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 अरे ठीक है, लग्जमबर्ग। इधर पे इसके इस तरफ पूरब साइड में, बेल्जियम के पूर्व में है जर्मनी। बेल्जियम के पूर्व में है जर्मनी। यहाँ इस साइड में है इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। और इस साइड में है भैया, यहाँ नीचे की तरफ है फ्रांस। इस तरह से बेल्जियम की डिजाइन है। बेल्जियम किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये पूरा जो महाद्वीप है, इस वाले महाद्वीप को कहते हैं कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप। तो बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? यूरोप। बोलो अगर दिक्कत हो बताओ। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की स्थिति आप समझोगे तब समझ में आएगा। बेल्जियम को 2 पार्ट में बांटा गया है ना। बेल्जियम को 2 पार्ट में, एक पार्ट को कहते हैं जहां डच बोली जाती है। क्या बोली जाती है? डच, जिसे कहते हैं फ्लेमिश। क्या कहते हैं? फ्लेमिश। और एक पार्ट को कहा जाता है क्या? वेलोनिया। क्या कहते हैं? वेलोनिया। तो कितने पार्ट में बटा है? 2 पार्ट में ना। इस बेल्जियम को 2 पार्ट में बांटा गया है कि किस किस पार्ट में बताओ? बोलो क्या क्या नाम है? हाँ, फ्लेमिश और वेलोनिया। अब इसको हटा दे मैं आपको, तब फ्लेमिश और वेलोनिया, फ्लेमिश और वेलोनिया बता लोगे। देखो कहानी समझोगे ना तो पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं, आसानी से बता पाओगे। देखो अब हम लिख रहे हैं यहाँ, हम जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लिखते चल रहे हैं। जैसे आप उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो। चलो देखो, देखो क्या है, बेल्जियम के विषय में कुछ चीज़ें जानना है जो जान लो। बेल्जियम, बेल्जियम यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। किस महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप अब तो याद हो गया होगा।
यूरोप महाद्वीप द्वीप का देश है। हाँ, छोटा सा देश है। यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। इस बेल्जियम की तुलना भारत के हरियाणा से किया गया है। किससे? हरियाणा राज्य से। पूछेगा बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से किया गया है, तो हरियाणा राज्य से, भारत के हरियाणा से। इसके अगल बगल जो देश हैं उनका, बेल्जियम के बगल में अभी आपको दिखा दिए, एक तरफ फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। जर्मनी, इंग्लैंड, इंग्लैंड, और इसके अगल बगल जो दो और हैं, इंग्लैंड, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। आप लोग जानते होंगे नीदरलैंड की टीम खेलती है, नीदरलैंड की टीम खेलती है, इसको देखते होंगे आप। ये जो बेल्जियम है, आपसे जो प्रश्न पूछेगा हम बताते चल रहे हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है? यूरोप। बेल्जियम की तुलना भारत के किस राज्य से किया गया है? हरियाणा। इसके अगल बगल कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड, और इसकी राजधानी पूछ सकता है, बेल्जियम की राजधानी, इसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब देखो इसमें दिक्कत क्या हो गई कि ये जो बेल्जियम है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? दो। एक पार्ट इधर देखो हम लिख दे रहे हैं, एक पार्ट इधर। एक को कहते हैं फ्लेमिश वाला एरिया। कौन सा? फ्लेमिश। और एक को कहा जाता है वेलोनिया, वेलोनिया। ध्यान से सुनना, ये बेल्जियम की बात हम बता रहे हैं, बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम को ही हमको पढ़ना है। बेल्जियम, बेल्जियम को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो। एक पार्ट को, एक तरफ को हम कहते हैं फ्लेमिश वाला इलाका, और एक तरफ को कहते हैं वेलोनिया वाला इलाका। देखो दो इलाके में बटा हुआ है, एक फ्लेमिश और एक वेलोनिया। ये जो फ्लेमिश है ना, यहाँ 59%, कितने? टोटल जनसंख्या का, टोटल आप जनसंख्या होती है 100%। टोटल जनसंख्या कितनी परसेंट होती है? 100%। 100% जनसंख्या में से 49% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच भाषा। किस भाषा को बोला जाता है? डच। जबकि 40% लोग जो वेलोनिया में रह रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच बोलने वाले कहते हैं कि जो ये देश है बेल्जियम, ये हमारा है। फ्रेंच बोलने वाले लोग क्या कहते हैं? ये देश हमारा है। अब इसकी कहानी देखो और गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखो 40 और 59, कितना? 99। अभी बच गया कितना परसेंट? 1% लोग जो जर्मनी से सटा हुआ है उस तरफ। ये फ्रेंच किस तरफ वाले बोल रहे होंगे? ये मान लो अभी हम देखो, हम यहाँ मैप बना दें, ये कौन है? मान लो थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा है नहीं, हम मान लिए बेल्जियम है। कौन? बेल्जियम। बेल्जियम के नीचे होगा लग्जमबर्ग और ऊपर होगा नीदरलैंड। यहाँ नीदरलैंड है, इधर कौन है? नीदरलैंड। नीदरलैंड छोटा सा है, और इस तरफ कौन है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग। इस तरफ है जर्मनी, इस तरफ है जर्मनी, और इस तरफ है फ्रांस। इस तरफ कौन है? फ्रांस। फ्रांस में जो बोली जाती है भाषा ना, वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है। यहाँ कौन सी भाषा? फ्रेंच। जो जर्मनी में बोली जाती है उस भाषा का नाम होता है जर्मन, तो जर्मन भाषा। ठीक। बेल्जियम की अपनी खुद की भाषा है डच। क्या है? डच। तो यहाँ के लोग जो हैं, ये फ्रेंच बोलने वाले देखो कितने लोग हैं, यानी वेनेसिया वाला जो एरिया होगा कुछ इस तरफ होगा, और जो फ्लेमिश वाला होगा इस तरफ, और यहाँ वाला जो 1% लोग हैं क्या बोल रहे हैं? अभी देखो 99% हुआ है, जो बचा 1% है, ये 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। ये जर्मन भाषा बोलते हैं।
1% पब्लिक यहाँ की जर्मन बोलती है। कितने परसेंट? 1%। ये भाषा, बोली जाने वाली भाषा को हम लिखे हैं परसेंटेज में, क्या लिखे हैं? बोली जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा, क्या भाषा? बोली जाने वाली भाषा को हमने परसेंटेज में दिखाया है। क्लियर? ये कहानी है पूरे देश की बात, लेकिन देश की जो राजधानी है, देश की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। देश की राजधानी ब्रुसेल्स में, अब यहां हम लिख दें राजधानी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में कहानी अलग है। ब्रुसेल्स की कहानी क्या है कि यहाँ जो 80% लोग हैं फ्रेंच बोलते हैं, जबकि ये 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग ही डच बोलते हैं। जरा देखो आप, ये कहानी उल्टा हो गई क्या? परसेंटेज चेंज हो गया, राजधानी में परसेंटेज ही चेंज हो गया। बेल्जियम की राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। जरा इसको मिलाओ और यहां से अब समझने का प्रयास करो। बेल्जियम देश में 100% जनसंख्या निवास करती है, जिसमें 49% लोग फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच का प्रयोग करते हैं। किस एरिया में रहते हैं? फ्लेमिश वाले क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं। और 40% लोग वेलोनिया एरिया में रहते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रेंच। जबकि राजधानी में जरा देखो तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहां फ्रेंच बोलने वाले 80। यहाँ देखो राजधानी और पूरे देश में क्राइटेरिया उल्टा है। राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि पूरे देश को मिलाएंगे तो जनसंख्या कम है। और अगर पूरे देश में देखेंगे तो डच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि राजधानी में डच बोलने वालों की संख्या कम है। और यही विवाद का क्या बन गया? कारण। यही विवाद का क्या बनेगा? कारण। अब बताओ, जितना अभी तक पढ़ा है इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक, जो पूछे बता पाओगे खूब अच्छे से। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम किन देशों के किनारे सटा हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, न इंग्लैंड, इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, बेल्जियम को युद्ध का, यूरोप के युद्ध का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेल्जियम को यूरोप के युद्ध का अखाड़ा कहा जाता है। युद्ध का अखाड़ा। जैसे आप लोग देखते होंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले एरिया में खूब मारदंगा होता है, महाभारत वाला वहीं खूब युद्ध हुआ होगा। ठीक, तो हरियाणा में आप लोग देखते होंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की लड़ाई कहाँ हुई थी? हरियाणा। तो ऐसे ही कहा जाता है ना, वैसे ही अगर अखाड़ा। क्यों? क्योंकि हरियाणा देखेंगे सपाट एरिया है और सपाट एरिया में युद्ध लड़ना बड़ा आसान होता है। आप इसीलिए भारत को अगर देखेंगे, निरीक्षण करेंगे ना, तो भारत की ये कहानी कैसे है थोड़ा समझने का प्रयास करो इस मैप से, तब आपको समझ में आएगा। देखो, किसी भी चीज का ना सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है, प्रकृति अपने आप मेंटेन कर लेती है। इस तरफ अगर आपको पता हो तो ऊंचे ऊंचे क्या है? पर्वत और पहाड़ियां हैं। इस तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़ियां हैं। तो इन प्रदेशों को किसी से कोई खतरा नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये नेपाल, मान लो नेपाल में कोई घुसा है तो घुसा है, नहीं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तो चीन से सटा हुआ है। तो इस बीच में पहाड़ियां हैं और खूब ऊंची ऊंची हिमालय पर्वत, तो यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो इधर वाले लोग तो सेफ हो गए। अब बचा इधर वाला एरिया। इधर वाले एरिया किसके किनारे बसे हुए हैं? तो इसीलिए ये लोग व्यापारी हैं। देखिए ये लोग क्या हैं? व्यापारी। गुजरात के लोग, गुजराती, जो बहुत अच्छे व्यापार करते हैं। इधर महाराष्ट्र में भी देखो व्यापार है, यहाँ के लोग बिजनेस करते हैं। महाराष्ट्र के लोग पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं करते, वो लोग छोटे से ही बिजनेस करना, क्योंकि वहाँ माहौल, हमारे यहाँ यूपी में अगर ऐसा होता तो हम लोग भी करते। हम लोग क्या लगी है, यहाँ इधर वाले एरिया में बढ़िया मसाला वसाला हुआ, सब लोग व्यापार कर रहे हैं, इधर वाले भी। अब बच गया इधर वाला एरिया। ये देखो, ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ चाय वाय की खेती की जाती है। ठीक, अब बचा इधर, यहाँ देखो नदियों का अच्छा बहाव है, यहाँ से नदियां बहती हैं और इधर भी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो असम में भी खेती बाड़ी अच्छी हो जाती है। और इधर तो नदी ही है, तो यहाँ के लोग इस तरफ वाले है,
इस तरफ के लोग नदियों के किनारे बसे होने की वजह से ये लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी, कृषि। तो कृषि के लिए ये वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ के लोग हमेशा किसानी ही करते हैं। तो इसीलिए आप देखते होंगे, अगर आपको पढ़ाए होंगे तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पे है ना। और यहीं पर आपको बताए होंगे एक और लाल बहादुर शास्त्री, किसान, जिन्हें किसान कहा है ना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर, जय जवान जय किसान। देखो यहाँ के लोग किसानी करते हैं, यूपी के लोग, यूपी बिहार ये सब लोग किसान होते हैं, अच्छा खासा किसानी। और यहाँ के लोग किसानी करते हैं और घर पे ही ज्यादा रहते हैं, तो जनसंख्या भी ज्यादा हो जाती है। जो लोग बाहर रहेंगे उनकी जनसंख्या कम, कोरोना में ही जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। अब इधर वाले एरिया के लोग सटे हुए हैं तो नल्ला से, नल्ला यानी अब नल्ला से सटा हुआ है तो नल्ला का हरकत भी नल्ले की तरह है। तो नल्ला का हरकत नल्ले की तरह होने की वजह से यहाँ के लोग लड़ने भिड़ने में एक्सपर्ट हो गए। आप देखते होंगे हरियाणा, पंजाब और यहाँ राजस्थान के लोग एकदम लंबे चौड़े और जाट और मार दंगा करने में नंबर 1। आर्मी वार्मी में देखते होंगे ज्यादातर लोग यही है। इस तरफ के लोग नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर्वत है, बचा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर्वत पार करके आने में आदमी मर जाएगा। अभी तक कोई, जहाँ शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है, कोई नहीं चढ़ा, अभी तक का कोई नहीं चढ़ पाया। तो इस तरफ तो कोई पार करके आएगा नहीं, पार करेगा तो खुद ही पार हो जाएगा। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक श्रेणी ना, ये कई श्रेणियां हैं, चार श्रेणियों को पार करना पड़ेगा। उन चारों को पार करने में आदमी की हालत खराब हो जाएगी, बृहद, ट्रांस, शिवालिक और ना। तो आप बताओ, इन श्रेणियों को पार करने में हालत खराब, तो इधर से तो कोई आने वाला नहीं। ठीक, अब बचा इधर वाला एरिया सब समुद्र है, यही बच गया। नल्ले से खतरा इन्हीं लोगों को है, तो मार दंगा करने में यही लोग आगे हो गए। तो बस यही कहानी हुआ बेल्जियम के साथ। बेल्जियम के लोगों के साथ भेदभाव होने लगा। जब भेदभाव होने लगा तब उन लोगों ने आपस में ही कलह चालू कर दिया। वहीं नहीं बल्कि यहाँ भी श्रीलंका में भी वही हाल हुआ। श्रीलंका में भी सिंहली जनजाति निवास करती है। कौन? सिंह। ये वाला एरिया तमिलनाडु से सटे हुए हैं, तो यहाँ के लोग बोलते हैं तमिल और श्रीलंका के लोग बोलते हैं सिंहली। श्रीलंका के लोग क्या बोलते हैं? सिंहली। और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? तमिल। तो तमिल और सिंहली लोगों में आपस में क्या हो गया? विवाद। तमिल वाले लोग कहते थे कि हम तमिल वालों को छोड़ेंगे नहीं, सिंहली वाले, और सिंहली वाले तमिल वाले कहते थे हम सिंहलियों को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आपस में विवाद हो गया। और यहाँ की सरकार, भारत सरकार ने क्या किया? इन लोगों को सपोर्ट दिया। और सपोर्ट जब दिया तो ये एक संस्था बन गई, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। यानी तमिल के कुछ नवयुवकों ने क्या किया? हथियार उठा लिया और हथियार उठा करके सिंहली जनजातियों को मारना चालू किया। और सपोर्ट कर रही थी भारत सरकार। और भारत सरकार में राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी। अब राजीव गांधी इसके सपोर्ट कर रहे थे। और जब ये लोग मारे और जब यहाँ की सरकार इन लोगों को पकड़ी तो राजीव गांधी ने इनकार कर दिया, कहा कि हम जानते नहीं, हम कहाँ जाने, ये कुछ पता नहीं कौन आतंकवादी हैं। तो ये लोग अब यहीं के लोग आए हैं, तमिलनाडु के ही भाई विवाद होंगे कुछ न कुछ यहाँ जो आए होंगे। अब ये लोग गुस्सा हो गए कि आपने पहले हथियार मुहैया कराया, सब कुछ दिया, जब मारे गए, जब पकड़े गए तो आप निकल गए, हमारे लोग हमारे जा रहे हैं, घबराइए मत, बदला लेंगे आपसे। तो इन लोगों ने हथियार उठा लिया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम बनाया था, किसको मारने के लिए? सिंहली जनजाति को। और ये लोग गुस्सा हो गए क्योंकि इनको जब पकड़ा गया तो भारत सरकार मुकर गई कि हम इनको जानते ही नहीं, इसलिए ये लोग गुस्सा हो गए। और जब गुस्सा हुए तो इन लोगों ने टारगेट ही बना लिया राजीव गांधी को। और पहुंचे एक दिन और ये कुछ कर रहे थे या कहीं आ जा रहे थे, स्पीच दे रहे थे, इनके शरीर को मच्छरदानी बना दिया। क्या बना दिया? मच्छरदानी। इतनी गोलियां मारी कि शरीर ही क्या हो गई? मच्छरदानी। समझ गए? इसीलिए इनके परिवार को देखते होंगे मारा जाता है, अभी भी सिक्योरिटी मिलता है राहुल गांधी के परिवार को। देखा होगा आप लोगों ने, राजीव गांधी मारे गए, उनके पहले इंदिरा गांधी मारी गई ना, इंदिरा गांधी को गोलियों से छेद कर दिया गया, इनके राजीव गांधी को मार दिया गया।
तो ये सब क्या हुआ, महात्मा गांधी को तो नाथूराम गोडसे मारा था भाई, समझ गए। यानी कुल मिला के हम समझाने के उद्देश्य ये कह रहे हैं, इसका कोई गलत अर्थ मत निकालना। यानी ये यही इन्हीं दो देश को समझना है, एक श्रीलंका को, यानी भाषा के आधार पे यहाँ क्या हो गया विवाद। यहाँ भाषा कौन सी है, सिंहली और तमिल भाषा में, और बेल्जियम में किस भाषा में, डच और फ्रेंच भाषा में, दोनों में आपस में क्या हो गया विवाद। और इसी वजह से हम लोगों को लोकतंत्र के अंग की स्थापना करना पड़ गया 3, कौन कौन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पीछे वाला चीज उतारो, फिर हम लोग और पढ़ते हैं। पहले डच के विषय, माने पहले हम लोग बेल्जियम को निपटा लेते हैं, फिर हम लोग श्रीलंका को निपटा लेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है इससे कई प्रश्न आपका फंसेगा, घबराना मत, मस्त से आएगा एग्जाम में। उतार लो, इतना उतारो, ऐसे ही उतार लो मैप बना के। और आप लोग मैप बनाना ऐसे, जब पेपर में आ जाए तो इसी तरीके से मैप डिजाइन करके इतना लिखना, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, घबराना मत। ये सब लिख दोगे ना तो उसको पता रहेगा एग्जामिनर को कि लड़के को सब कुछ पता है, कि यानी अगल बगल कौन से देश हैं। और यहाँ ये भी लिख देना कि ये पूरा किस देश का, किस महाद्वीप का है, यूरोप महाद्वीप। यहाँ यूरोप महाद्वीप ऐसे तीर खींच के लिख देना, यूरोप महाद्वीप, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। नो एग्जामिनर समझेगा भी कि लड़का सब कुछ जानता है कि ये किस महाद्वीप में पड़ता है। उतार लो। अब देखो हम हटा रहे हैं इसको ना, कहीं दिक्कत तो नहीं, बता पाओगे। अब देखो श्रीलंका को देख लो, अब इन दो देशों को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सत्ता की साझेदारी क्या है। यहाँ मारधाड़ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के कुछ लोग, देखो यहाँ बेल्जियम जो है, बेल्जियम में जनसंख्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लोग हैं। अल्पसंख्यक माने ऐसे लोग जिनकी संख्या कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। और बहुसंख्यक किसे कहते हैं, ऐसे लोग जिनकी संख्या ज्यादा हो, उन्हें क्या कहते हैं, बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को क्या करते हैं, दबाते हैं ना, दबा कुचला समझते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए ये अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ क्या कर दिए, विद्रोह करना चालू कर दिए, जिस वजह से यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया, गृह युद्ध। जब किसी देश की ना, गृह युद्ध किसे कहते हैं, जब किसी देश की सरकार के विरुद्ध वहां की जनता ही युद्ध करना चालू कर दे, और वह युद्ध भीषण भयानक युद्ध का रूप धारण कर ले, तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। क्या कहते हैं, गृह युद्ध। गृह युद्ध मतलब देश की सरकार के खिलाफ वहां की जनता ही विद्रोह करने लगेगी, और विद्रोह इतना बढ़ जाएगा कि वह युद्ध का रूप धारण कर लेगा। किसका, युद्ध का। तो उसी को कहते हैं क्या, गृह युद्ध। तो यहाँ की सरकार के खिलाफ इन लोगों ने क्या चालू कर दिया, जो अल्पसंख्यक थे वो गृह युद्ध चालू कर दिए। इसीलिए यहाँ की सरकार समझ गई कि अगर हम इन लोगों को, अगर ठीक ठाक ढंग से हम ये कानून नियम कानून नहीं बनाएंगे तो यहाँ की जनता आपस में ही लड़ती रहेगी, और हमारे यहाँ हमेशा से ही गृह युद्ध चलता रहेगा। इसी गृह युद्ध को दूर करने के लिए वहाँ नियम कानून बनाया गया। अब आगे देखो, आगे हम लोगों को देखना है श्रीलंका में भी यही कहानी चल रही है। श्रीलंका की कहानी समझोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हुआ, अगर छोटा क्षेत्र है चारों ओर जल से घिरा है तो द्वीप कहेंगे, और अगर बड़ा क्षेत्र है और चारों ओर जल से घिरा है तो महाद्वीप। क्या कहेंगे, महाद्वीप। जैसे चारों ओर से जल से घिरा छोटा क्षेत्र, चारों ओर जल से घिरा छोटा क्षेत्र द्वीप। ऐसे देखो, चारों ओर जल से घिरा छोटा क्षेत्र द्वीप, चारों ओर जल से घिरा बड़ा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र द्वीप, बड़ा क्षेत्र। अब देखो एशिया महाद्वीप है, क्योंकि एशिया में 50-55 देश आते हैं, ठीक, तो बड़ा है। अब जैसे यहाँ देखो श्रीलंका, इसके चारों ओर देखो ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ, इधर देखो बंगाल की खाड़ी, तो ये हिंद महासागर में स्थित है, और यह देखो चारों ओर पानी से क्या है, घिरा है। और कहाँ, तमिलनाडु के किस दिशा में है, ये देखो पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ, दक्षिण पूर्व में। ये दक्षिण पूर्व है, याद करो, ऐसे देखोगे तो यहाँ तमिलनाडु है और यहाँ श्रीलंका है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
तो ये देखो साउथ और आपको बताया है चुंबक में पोल कैसे लिखते हो, साउथ तब ईस्ट, साउथ ईस्ट माने दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व। तो ये श्रीलंका देखो ऐसे ही कंडीशन है क्या, यहाँ से अगर ऐसे सीधा सीधा होता तब पूरब, इधर पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर नीचे, और इधर देखो कहाँ आया, ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो कहाँ है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय देश है, जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ जो नीचे वाले लोग हैं, यहाँ नीचे वाले एरिया के लोग ये बोलते हैं क्या, इधर नीचे वाले लोग ये सिंहली बोलते हैं। हाँ, यहाँ के लोग माने श्रीलंका के लोग सिंहली बोलते हैं। श्रीलंका में सिंहली बोलने वालों की जनसंख्या 74% है, बाकी बचा 18% लोग हिंदू और मुसलमान हैं ना, जो तमिल बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। और बचे 18 प्लस 74, 74 18 जोड़ लो, बचा 7%। 7% लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, तमिल और सिंहली दोनों। ये तमिल और सिंहली जो दोनों बोलते हैं ये ईसाई धर्म वाले हैं। क्योंकि आपको अगर पता हो तो जब सभी देशों के ऊपर इंग्लैंड 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 के साथ साथ पुर्तगाल ना, माने यूरोप महाद्वीप के कुछ देश वाले लोग क्या किया करते थे कि देशों को गुलाम बनाया करते थे। आप तो जानते हो भारत भी गुलाम था इंग्लैंड का ना। तो जैसे हम लोग गुलाम थे वैसे ही कौन गुलाम था, श्रीलंका। श्रीलंका पर जब गुलामी थी अंग्रेजों की, तो यहाँ के वहाँ के देखो अंग्रेज के इंग्लैंड के लोग आए होंगे यहाँ, और कुछ लोग ऐसे हुए होंगे जो यहीं पर परमानेंट बस गए होंगे। जैसे यहीं आए, यहीं पर जैसे आपका ही सिलेक्शन हो जाए कहीं, मान लो विदेश में कहीं आपका हो गया, आप वहीं पे गए और वहीं पे क्या किए, कोई स्त्री आपको पसंद आ गई, आपने वहीं शादी विवाह किया, वहीं बस गए। अब जब वहीं बस गए तो आप वहाँ के निवासी हो जाएंगे, धीरे धीरे वहाँ का निवास आपका, आप तो नहीं होंगे लेकिन आपका जो लड़का होगा वहीं से परमानेंट वहाँ का निवासी हो जाएगा। जैसे हम लोगों के यहाँ भी कुछ लोग नौकरी पा जाते हैं, जैसे फिर इलाहाबाद रूम खरीद, जैसे सरकारी नौकर है, मान लो कहीं दूसरे, मान लो राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, नौकरी यहीं पा गए, आए यहीं शादी किए, यहीं पर रूम जगह जमीन ले लिए, फिर वहाँ परमानेंट यहीं रहने लगे ना, यहीं जमीन जायदाद लेके रहने लगे, तो वहाँ यहाँ के निवासी हो गए, वहाँ छूट जाएगा। वहाँ मान लो बहुत ज़्यादा, मान लो उनका प्रॉपर्टी नहीं है, उनका घर भर था, वही पढ़ रहे थे, केवल घर भर था, अब घर यहाँ बना लिए तो कहेंगे वहाँ है क्या, मान लो काश्तकार होंगे, करोड़ों की संपत्ति होगी तब तो भाई वहाँ जाएंगे। अब मान लो केवल एक घर है, घर के अलावा वहाँ कोई बचा नहीं है, माँ बाप थे बूढ़े हो गए मर गए, कोई नहीं है, अब खुद हैं पति पत्नी, वहाँ भी एक कमरा है, यहाँ 4 6 10 कमरे बना लिए, तो वहाँ जाएंगे कि यहीं रह जाएंगे, यहीं। तो ऐसे ही यहाँ जो ईसाई धर्म के लोग आए थे यहीं पे शादी विवाह किए और यहीं बस गए। अब जो बस गए तो यहाँ से गए नहीं वहाँ, तो जो यहाँ बस गए वो लोग तो मर गए होंगे लेकिन उनके लड़के हुए होंगे, तो उनके लड़के, माता कुछ बोल रही होगी, माता सिंहली बोल रही थी, और पिता, जो पिता थे वो पिता हिंदी नहीं बोल रहे थे बल्कि अंग्रेजी बोल रहे थे। धीरे धीरे यहाँ के लोग वातावरण में रहते रहते अब ये लोग हिंदी तमिल सीखे ही, साथ के साथ सिंहली भी सीख गए। तो ईसाई लोग दोनों बोलते थे किस किस भाषा को, तमिल और सिंहली, तमिल और सिंहली दोनों ही भाषा बोलते थे। तो यहाँ की श्रीलंका की जो 74% जनसंख्या है ये क्या बोलती है, सिंहली। 18% जनसंख्या तमिल बोलती है। और तमिल कौन कौन लोग बोलते हैं, भारत के जो हिंदू और मुसलमान हैं वो तमिल बोलते हैं, श्रीलंका के लोग जो हैं वो सिंहली बोलते हैं, और जो ईसाई लोग हैं 7% वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक, लिख दें हम श्रीलंका के विषय में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। श्रीलंका, अब श्रीलंका बता पाओगे श्रीलंका कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश। देखो हम श्रीलंका के विषय में लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका लिखेंगे, यह तमिलनाडु, तमिलनाडु
तमिल ल छूट गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित एक क्या है, द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है, एक द्वीपीय देश है, समझ गए, देश है। इसकी राजधानी श्रीलंका की राजधानी बताओ। हाँ, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। हाँ, पहले कोलंबो था, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, क्या थी, कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ठीक। शायद एक ग्रीष्मकालीन और उसमें चेंज होता है क्या, श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। यह एक द्वीपीय देश, द्वीप किसे कहते हैं, चारों ओर जल से घिरा हुआ छोटा एरिया, उसे हम कहते हैं द्वीप। द्वीप किसे कहेंगे, चारों ओर जल से घिरा छोटा एरिया, जल से घिरा छोटा एरिया क्या कहलाता है, छोटा क्षेत्र द्वीप कहलाता है, क्षेत्र द्वीप कहलाता है, द्वीप कहलाता है। लिखना हो तो लिख पाओगे ना, चारों ओर जल से घिरा छोटा क्षेत्र द्वीप कहलाता है ना, यही लिख दिए द्वीप की परिभाषा। ये है, चारों ओर जल से घिरा छोटा क्षेत्र द्वीप कहलाता है, ठीक, द्वीप। अब यहाँ श्रीलंका की स्थिति जरा समझो आप। श्रीलंका में 74% लोग, यहाँ के 74% लोग किस, हाँ, सिंहली बोलने वाले हैं। 74%, कुल जनसंख्या का 74% सिंहली बोलने वाले हैं ना। 18% तमिल बोलते हैं और 7% दोनों, 7% लोग दोनों बोलते हैं, 7% लोग दोनों बोलते हैं। 18% लोग, 74% सिंहली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंहली। और 18% लोग तमिल बोलते हैं, ठीक, और 7% लोग दोनों भाषाओं को बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो सिंहली है, सिंहली जनजातियों वाले, इनका धर्म जो है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। किस धर्म को, बौद्ध धर्म को, माने श्रीलंका की राजकीय धर्म है ये। श्रीलंका का राजकीय धर्म पूछेगा तो बता पाओगे, श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध है, राजकीय धर्म। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है, श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है, ठीक। यहाँ के अब देखो, 74% पब्लिक सिंहली बोलती है, 18% पब्लिक तमिल बोलती है और 7% पब्लिक दोनों बोलती है। ये सिंहली बोलने वाले, ये तमिल जो बोलने वाले हैं, इस तमिल में से हिंदू और मुस्लिम लोग हैं। कौन है, हिंदू मुस्लिम। और दोनों जो बोलने वाले हैं वो ईसाई हैं। ये जो दोनों बोल पा रहे हैं कौन है, ईसाई, समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ के जो पर्सनल श्रीलंका के लोग हैं, श्रीलंका आंसू के आकार का देश है। कैसा, आंसू, जैसे आंसू गिरे चुई जाए ऐसे, वैसे ही श्रीलंका बा, तो इसे आंसू के आकार का देश भी कहा जाता है। जैसे आंसू देखो चूता नहीं है, उसी तरीके से चू गया है, चू, देखो आंसू की तरह, देखो चूहा है, देखो ये दिख रहा है, आंसू की तरह चू गया है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत से आंसू की तरह चू के गिर गया हो, कौन, तमिलनाडु, कौन, तो इसे आंसू के आकार का देश कहते हैं। किस आकार का, आंसू के आकार का। हाँ बोलो क्या कह रही है,
हाँ वही श्रीलंका ही। श्रीलंका आंसू के आकार का देश है। ठीक, अब आप समझ गए, यानी ये कैसे कंडीशन है। अब आपसे और क्या देगा, देखो समझ लो। बेल्जियम के विषय में समझ गए। अब श्रीलंकाई तमिल किसे कहते हैं ना, श्रीलंकाई तमिल, ऐसे लोग जो श्रीलंका के ही मूल निवासी थे और तमिल भाषा बोलते थे। ऐसे लोग पूछेगा श्रीलंकाई तमिल किसे कहते हैं, तो ऐसे लोग जो श्रीलंका के मूल निवासी थे और तमिल भाषा बोलते थे उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। श्रीलंकाई तमिल कहते हैं ऐसे लोग जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल भाषा को बोलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रीलंकाई तमिल कहते हैं ना। इनकी संख्या 13% है। इनकी संख्या कितनी है, हाँ इनकी संख्या 13% है। अब आपसे पूछेगा श्रीलंकाई तमिल, तो बता पाओगे श्रीलंकाई तमिल किसे कहते हैं, ऐसे लोग जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और तमिल भाषा बोलते हैं उन्हें हम श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। तो अब आप भारतीय तमिल किसे कहते हैं, ऐसे लोग जो भारत के निवासी थे और कार्य करने के लिए कोई न कोई बागानों में कार्य करने के लिए वहां गए और वहां के लोग उनको पसंद आ गए, शादी विवाह किया और वहीं पर बस गए, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, भारतीय तमिल। तो भारतीय तमिल बता पाओगे, भारतीय तमिल ये लोग कितने परसेंट हैं, इनकी कुल जनसंख्या 5% है। 13% कौन हो गए, 18% देखो तमिल बोलते हैं। इस तमिल को दो भाग में हम बांट देंगे। ऐसे कैसे, कितने भाग में, दो, एक इधर आ गया एक यहाँ, यहाँ पे एक आ गया श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल, और एक भारतीय तमिल, भारतीय तमिल। अब देखो 13% लोग ऐसे हैं जो श्रीलंकाई तमिल हैं और 5% ऐसे हैं जो कहाँ के हैं, भारतीय तमिल हैं। कहाँ के, भारतीय तमिल। अब मान लो यहाँ कुछ लोग काम करने गए होंगे कहाँ, भारत के तमिलनाडु से। ये जो भारतीय तमिल है ये भारतीय राज्य तमिलनाडु से, कहाँ से, तमिलनाडु से। अब तमिलनाडु से ये लोग काम करने गए कहाँ, बागानों में काम करने श्रीलंका पहुंच गए, और जब श्रीलंका गए तो इनकी भाषा तमिल है और वहाँ भी श्रीलंका के जो मूल निवासी थे वो श्रीलंकाई तमिल थे। अब यहाँ महिलाएं भी होंगी और महिलाएं भी बागान में काम करने आई होंगी। उस समय की बात है, 1970 से 1993 के दशक का समय है। देखो दिया होगा 1970 से 1993 के समय का है, ये दिया है कि नहीं, 1948 दिया है। हाँ 1948 में श्रीलंका क्या बना, स्वतंत्र राष्ट्र बना। पूछेगा, ये भी पूछेगा कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, हाँ 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका स्वतंत्र पूछेगा, श्रीलंका को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई या श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्या बना, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। स्वतंत्र राष्ट्र कब बन गया, 1948 में। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक, अब यहाँ के लोग जब यहाँ गए तो बताओ यहाँ के लोग ये क्या बोल रहे हैं, तमिल, और ये वाले जो श्रीलंकाई तमिल हैं ये भी क्या बोल रहे हैं, तमिल। तो ये यहाँ श्रीलंका के लोग भी वहाँ काम कर रहे होंगे क्या। अब जब वहाँ काम कर रहे हैं बागानों में ज़्यादा कार्य महिलाओं का होता है। क्यों, क्योंकि कटाई नुचाई करने में महिलाएं तीव्र होती हैं, किससे, पुरुषों की तुलना में। अब जब यहाँ ये लोग तमिल बोल रहे हैं, श्रीलंकाई तमिल, और ये भी, तो कोई भारतीय तो हमेशा से सेटिंग करने में आगे हैं, जानते ही हो, सेट करने में कर लिए होंगे सेट अपना। तो ये शादी विवाह कर लिए, और जब शादी विवाह कर लिए ये भारतीय तमिल जो काम करने गए थे तो आएंगे भारत, वहीं क्या हो गए, बस गए। तो इनके लोग क्या कहलाएंगे, इनसे जो, हाँ तो इनसे जो लड़का हुआ वो भारतीय तमिल, क्योंकि पितृ प्रधान है ये भारत, तो पितृ प्रधान है, ये है पितृ सत्तात्मक, पुरुष प्रधान भारत है और श्रीलंका भी पुरुष प्रधान है, तो वहाँ के लोग भी पुरुष के नाम पे ही चल रहा है। तो यानी भारतीय तमिल समझ गए, श्रीलंका, ऐसे लोग जो श्रीलंका के मूल निवासी थे और श्रीलंका में ही रह रहे हैं उनकी संख्या 13% है, उन्हें हम श्रीलंकाई तमिल कहते हैं। और ऐसे लोग जो भारत के निवासी थे तमिलनाडु के, और अब ध्यान से सुनना,
ये डाउन है क्या कैमरा, थोड़ा सा ऊपर कर दें। चलो देखो अब ये समझ गए ना। अब आप देखना 1948 में श्रीलंका जब क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो अब यहाँ की जो सिंहली जनजाति थी, कौन सी जनजाति, क्योंकि सिंहली जनजाति 74% है, इसने सरकार बना लिया। क्या बनाया, सरकार। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, और जब यह स्वतंत्र राष्ट्र बना तो यहाँ चुनाव हुए, और उस चुनाव में सरकार किसकी बनी, सिंहली जनजाति की। जब सिंहली जनजाति की सरकार बनी तो यहाँ बहुसंख्यकवाद हो गया। कौन बहुसंख्यकवाद क्यों हुआ, क्योंकि किसी देश में जिस जात की अधिकता होगी उसे हम बहुसंख्यक माने ऐसे लोग जिनकी संख्या ज़्यादा हो उन्हें बहुसंख्यक, और जिनकी संख्या कम हो उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। और इन्होंने पहला ही काम क्या किया 1956 में, 1956 में इन्होंने पहला ही काम किया कि राजकीय भाषा बना दिया। किसको, राजकीय भाषा घोषित कर दिया सिंहली को। राजकीय भाषा बना दिया किसको, सिंहली। अब बताओ, सिंहली को राजकीय भाषा बता दिया सिंहली, और जैसे ही सिंहली को राजभाषा बनाया तो तमिल वाले लोगों में माने तनातनी चालू हो गई। आपस में ये क्या करना चालू कर दिए, मतभेद चालू हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ, दूसरा कारण ये हुआ कि यहाँ जो सिंहली जनजाति थी और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। किस धर्म को, क्योंकि याद करो सिंहली जनजाति के लोग किस धर्म को मानते थे, और बौद्ध धर्म को इन्होंने बढ़ाया। और तमिल वाले लोग क्या माना करते थे, तमिल के लोग हिंदू और मुस्लिम थे, तमिल बोलने वाले हिंदू और मुसलमान थे। इनको दरकिनार किया गया, इनके भाषाओं माने इनके धर्मों को बढ़ावा नहीं दिया गया। इस वजह से ये और नाराज हुए, यहाँ के लोग और नाराज हो गए। जैसे आप एक ही धर्म को बढ़ावा देंगे तो दूसरे धर्म के लोग क्या होते हैं, नाराज होते हैं। हमारे यहाँ ही देख लो, भारत में किसी एक धर्म को हम लोग बढ़ावा देते हैं, हिंदू धर्म को हम लोग बढ़ावा नहीं देते। ठीक, तो अब ये है दूसरा, राजकीय भाषा सिंहली बनी। अब दूसरी बात क्या हुई कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म को क्या दिया गया, बढ़ावा। और तीसरा घटना ये हुआ कि सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी, इन दोनों में सिंहली को प्राथमिकता दिया गया। सिंहली को क्या दिया गया, प्राथमिकता। अब बताओ, यहाँ की जनता जो कम है उसको अब क्या होने लगा, उसको घृणा होने लगी, सरकार से घृणा होने लगी, और सरकार के खिलाफ ही आ गई। अब सरकार के जब खिलाफ आई तो उसने किया क्या कि सरकार के खिलाफ विरोध चालू कर दिया। और विरोध तो चालू किया ही, 1980 में एक संस्था बना दिया। क्या बना दिया, 1980 के दशक में एक संस्था बना दिया जिसका नाम था लिट्टे, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलेलम। इन्होंने कहा अपने भाषा को हम बढ़ावा देंगे और हम लोग भी तमिल भाषा को राजकीय भाषा घोषित करवाएंगे सरकार से, और जब नहीं करेंगे तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे। ये झगड़ा, हाँ, लड़ाई दंगा करेंगे। और ये झगड़ा इतना बढ़ गया सरकार के खिलाफ कि यह गृह युद्ध का कारण बना। जब किसी देश की जनता सरकार के खिलाफ क्या करना, सरकार का विरोध करे, और विरोध इस दर तक बढ़ जाए कि वो युद्ध का कारण बन जाए, तो ऐसे युद्ध को गृह युद्ध, क्योंकि अपने ही देश में युद्ध हो रहा है, तो ऐसे युद्ध को जब सरकार के खिलाफ ही लोग हथियार उठा लें, सरकार के खिलाफ हथियार उठा के कहने लगे कि अब हम लड़ेंगे मरेंगे चाहे जो होगा, तो इस चक्कर में कई लोग, हजारों लोग लड़े और मारे गए इस लिट्टे विवाद में। बाद में यह माने सहूलियत किया गया, बाद में इसमें कानून बना। अब इसी का कारण हुआ क्या, ये सत्ता की साझेदारी क्यों की गई, सत्ता की साझेदारी, यानी एक व्यक्ति जो ज्यादा बहुसंख्यक है उनके हिसाब से अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो हमेशा क्या होता रहेगा, गृह युद्ध होता रहेगा। इसीलिए हमको सभी को क्या लेकर चलना पड़ेगा, साथ। इसीलिए आवश्यकता पड़ी किसकी, सत्ता की साझेदारी। अब हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। समझ में आया कारण क्या हुआ, कैसे कैसे ये सब घटनाएं चली। कोई दिक्कत हो तो बताना।
कहीं दिक्कत नहीं, क्या क्या है सब कुछ बता दिए। इसको आज़ादी, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। 1956 में राजकीय भाषा घोषित किसको कर दिया गया? सिंहली। क्योंकि चुनाव हुआ और चुनाव में जीत गए कौन? सिंहली। और इन यहाँ की सरकारों ने सिंहली जनजाति को बढ़ावा देना चालू किया, और सिंहली को बढ़ावा दिया ही, साथ के साथ सिंहली जनजाति वाले लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए इन लोगों ने बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा देना चालू किया, और इस तमिल वाले को और जो ईसाई धर्म थे इन लोगों को दबाना चालू किया, जिस वजह से आपस में ही विवाद चालू हो गया, और यह विवाद इतना बढ़ गया कि यह गृह युद्ध का कारण बना जी। और इसी विवाद के कारण एक संस्था की स्थापना